संसद के बजट सत्र का आज चौथा दिन। दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा। सदन में कल सत्ता पक्ष ने कोविड प्रबंधन, अर्थव्यवस्था और गरीब कल्याण जैसे मसलों पर सरकार की उपलब्धियों को किया पेश, तो विपक्ष ने तमाम मसलों पर सरकार के कामकाज पर उठाए सवाल। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए सभी दलों ने झोंकी पूरी ताकत। केंद्रीय मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह आज प्रदेश में करेंगे जनसभाएं। समाजवादी पार्टी और बसपा के स्टार प्रचारक भी कर रहे हैं ताबड़तोड़ प्रचार। पंजाब और उत्तराखंड में भी चुनाव प्रचार तेज। देश में कोरोना संक्रमण की धीमी पड़ी रफ्तार। राष्ट्रव्यापी कोरोना रोधी टीकाकरण अभियान सफलतापूर्वक जारी। देश भर में अब तक 167 करोड़ 80 लाख से अधिक टीके लगाए गए। पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश में स्कूल कॉलेज आज से दोबारा खुले। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में रूस यूक्रेन संकट के मद्देनजर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पोलैंड और रोमानिया में करीब 3000 अमेरिकी सैनिकों की तैनाती का आदेश दिया। कहा, पूर्वी यूरोप में अपने नेटो सहयोगियों की सहायता के लिए अमेरिका हमेशा तत्पर। और खेल की खबरों में भारत ने एंटीगुआ में अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 96 रन से हराकर फाइनल में प्रवेश कर इतिहास रचा। टीम इंडिया प्रतियोगिता के फाइनल के लिए लगातार 4 बार क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बनी। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। संसद के बजट सत्र का आज चौथा दिन है। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है। ये चर्चा बुधवार को शुरू हुई थी। लोकसभा में बुधवार को देर रात तक चर्चा चली। उम्मीद की जा रही है कि इस हफ्ते चर्चा पूरी करा ली जाएगी। कोरोना काल में बजट सत्र में राज्यसभा का संचालन सुबह 10 बजे से 3 बजे तक, जबकि लोकसभा का संचालन शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के चुनावी घमासान में सभी पार्टियां पूरे दमखम के साथ मैदान में चुनाव प्रचार में जुटी हैं। भाजपा के तमाम बड़े नेता सूबे में जनसभाएं और डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। इसी क्रम में गृह मंत्री अमित शाह आज अनूप शहर और लोनी में पार्टी के लिए जनसभा करेंगे। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उत्तर प्रदेश में नौगंवा, कांठ और कुंदर की विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी रैलियां करेंगे। यूपी में चौथे चरण के लिए आज नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन है। इसके अलावा सूबे में सभी बड़ी छोटी पार्टियां चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। बीएसपी प्रमुख मायावती, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी मतदाताओं को लुभाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव में भाजपा के सह प्रभारी अनुराग सिंह ठाकुर ने हाल ही में भाजपा छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य हर 5 साल में अपना पाला बदलकर दूसरे दल में शामिल हो जाते हैं। एसपी सिंह बघेल को अखिलेश यादव के खिलाफ करहल सीट से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बनाए जाने पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि भाजपा करहल सीट से जीत दर्ज करेगी। स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बारे में कहा जाता है कि हर 5 साल में नया स्वामी चुन लेते हैं, लेकिन अब तो ऐसी मुश्किल खड़ी हो गई कि वो अपनी सीट पे भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं हुए। आखिर क्या मजबूरियां हैं, पडरौना छोड़कर भागना पड़ा? क्या उनको हार का डर सता रहा था? आखिर क्या क्या बहाने ढूंढे होंगे? सच्चाई ये है, जहां एक और समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हो रहा है, वहीं पर उनको भी अपनी सीट के हार का डर सता रहा है। दूसरी ओर हमारे एसपीएस बघेल जी जिस तरह से कड़ा मुकाबला वहां पर अखिलेश यादव जी को देंगे और भारी भरकम वोटों से जीतकर आएंगे। उत्तराखंड में भी विधानसभा चुनाव प्रचार चरम पर है। मतदाताओं का दिल जीतने के लिए भाजपा, कांग्रेस, बसपा और आम आदमी पार्टी समेत तमाम दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है।
देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में थोड़ी और कमी आई है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1,72,433 नए मरीज मिले। इस बीच कोरोना को मात देने वालों की संख्या 2,59,107 रही। हालांकि इस अवधि में 1,008 संक्रमितों की मौत हो गई। देश में कोरोना से ठीक होने वालों की कुल संख्या 3,97,70,414 है। इस दौरान रिकवरी रेट में सुधार के साथ ये बढ़कर 95.14% हो गया है। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 15,33,921 तक पहुंच गई है। दैनिक संक्रमण दर 10.99% है। देश में कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में सरकार टीकाकरण अभियान के तहत लोगों को तेजी से टीके लगा रही है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 167 करोड़ 87 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। बीते 24 घंटे में 55 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं। 15 से 17 वर्ष के किशोर किशोरियों का टीकाकरण तेजी से किया जा रहा है। 3 जनवरी से शुरू हुए टीकाकरण अभियान को 1 माह हो गए हैं। अब तक तकरीबन 71% किशोर किशोरियों को कोरोना के टीके लग चुके हैं। देश के साथ साथ राज्यों में कोरोना के मामलों में कमी आ रही है। इसी को देखते हुए झारखंड में सरकार ने 4 फरवरी से स्कूलों को खोलने का निर्णय लिया है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने झारखंड में स्कूल खोलने का यह आदेश जारी किया है। इसके तहत राज्य के कुल 24 में से 17 जिलों में कक्षा 1 से और 7 जिलों में कक्षा 9 से 12वीं तक के बच्चों के लिए कक्षाएं शुरू की जाएंगी। सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि कक्षा 1 से 5वीं तक के बच्चे 22 महीने बाद स्कूल जाएंगे। वहीं कक्षा 9 से ऊपर के विद्यार्थी 1 महीने बाद ऑफलाइन क्लास करेंगे। विद्यालयों का संचालन पूर्व की भांति सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक किया जाएगा। स्कूलों में दोपहर भोजन की योजना भी शुरू की जाएगी। पश्चिम बंगाल में भी आज से 8वीं से 12वीं कक्षा के लिए स्कूल खुल गए। राज्य सरकार ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए लगाए गए कुछ प्रतिबंधों को हटाने का फैसला किया है। हिमाचल प्रदेश में कक्षा 9 से 12 तक के सभी उच्च शिक्षण संस्थान और स्कूल आज से खुल गए। पिछले कुछ दिनों से स्कूलों को फिर से खोलने की मांग जोर से बढ़ रही थी, क्योंकि वार्षिक परीक्षाएं नजदीक आ रही थीं। अन्य सभी उच्च शिक्षण संस्थान, सभी कोचिंग संस्थान और पुस्तकालय भी आज से फिर से खुल गए। इस बीच नए निर्देशों के अनुसार राज्य में नो मास्क नो सर्विस का नियम लागू रहेगा और रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रात का कर्फ्यू भी जारी रहेगा। काशी में संगीत साधना का इतिहास पुराना है। यहाँ पर संगीत के कई घराने हैं। इन्हीं घरानों की परंपरा के पंडित शिवनाथ मिश्र को सितार के लिए पद्मश्री के लिए नामित किया गया है। इनसे बात की हमारे सहयोगी हरिकेश बहादुर सिंह ने। बनारस संगीत के लिए जाना जाता है और बनारस का मान बढ़ाया है शिवराम मिश्र जी ने, क्योंकि बनारस घराने के लिए, संगीत के लिए ये जाने जाते हैं। पंडित जी, ये जो सम्मान मिला है पद्मश्री का, ये आपके लिए और बनारस घराने के लिए, काशी के लिए कितना सम्मानजनक मानते हैं? यह सम्मान जो है हमारे लिए बहुत बड़ा सम्मान है। यह काशी वासियों का सम्मान है, बनारस के कलाकारों का सम्मान है। इसमें हमारे पूर्वज जो थे, हमारे परिवार के लोग, उनको भी यह सम्मान है, उनको भी हम प्रस्तुत कर रहे हैं। यह बड़े गौरव की बात है कि यह सम्मान जो है हमको, हमारी साधना करीब 64-65 साल से सितार हम बजा रहे हैं, तो हमारी साधना जाकर अब पूर्ण हुई है कि जो कि हमको यह सम्मान मिला है। ये जो संगीत सीखते हैं काशी में या पूरे देश में, उनके लिए ये जो पद्मश्री आपको मिला है, ये कितना प्रेरणा देगा? मैं चाहूँगा कि यह जो हमारा संगीत का चल रहा है, तो आगे आने वाली पीढ़ी ये लोग को आगे बढ़ाए, उसमें इन लोगों का भी सहयोग रहे और हमारे और शिष्य लोग भी इसमें जो हैं कि भारतीय शिष्य भी हैं, बनारस के भी शिष्य हैं, विदेशी शिष्य भी हैं, उन लोगों को भी यह सम्मान हम प्रस्तुत कर रहे हैं। वो लोग भी इस तरह से वो लोग भी हमारे संगीत को आगे बढ़ाएं। सितार एक अलग विधा है संगीत की, तो ये सितार क्या आपके इस पद्मश्री से
विदेश के देशों में भी और उसका मान बढ़ेगा, उसकी मान्यता बढ़ेगी। ये सम्मान विदेशों में भी बढ़ेगा, क्योंकि हमारा जो घराना है, संगीत घराना है, मैं चाहूँगा कि वो लोग भी इस सम्मान को हमारे बजाने का जो स्टाइल है, हमारा जो घराना है, इसको लोग आगे बढ़ाएं। पंडित जी ने बताया कि इनके शिष्य कैसे निरंतरता को माध्यम बनाएं, पूर्वजों का नाम तो ले ही रहे हैं, मान बढ़ा ही रहे हैं, अपने आने वाली पीढ़ियों को भी कह रहे हैं कि ऐसी ही साधना रखें, ऐसे ही संगीत सीखें, अपने घराने का नाम रोशन करें। कैमरा पर्सन मुकीत के साथ डॉक्टर हितेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, वाराणसी। छत्तीसगढ़ में कल से एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना लागू हो गई। छत्तीसगढ़ के शामिल होने के बाद 35 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में ONORC योजना का संचालन किया जा रहा है और देश की लगभग 96.8% NFSA जनसंख्या को कवर किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के प्रवासी NFSA लाभार्थी भी अब पूरे देश में किसी भी उचित मूल्य की दुकान पर सब्सिडी वाले खाद्यान्न की खरीद कर सकेंगे। अगस्त 2019 से एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के तहत राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में 56 करोड़ से अधिक पोर्टेबिलिटी लेन देन दर्ज किए गए हैं। वर्तमान में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड के तहत राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में प्रतिमाह औसतन लगभग 2.5 करोड़ पोर्टेबिलिटी लेन देन दर्ज किया जा रहा है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने छतों पर सौर प्लांट स्थापना कार्यक्रम रूफटॉप सोलर प्रोग्राम के अंतर्गत आवासीय उपभोक्ताओं के लिए स्वयं या अपनी पसंद के किसी भी विक्रेता के माध्यम से छत पर सौर प्लांट लगाने की सरल प्रक्रिया जारी की है। नई व्यवस्था के अंतर्गत छत पर सौर प्लांट स्थापित करने का इच्छुक लाभार्थी अब राष्ट्रीय पोर्टल पर अपना आवेदन भेजेगा। लाभार्थी को अपने उस बैंक खाते के विवरण सहित आवश्यक जानकारी जमा करनी होगी जिस पर अनुदान राशि हस्तांतरित की जाएगी। आवेदन के समय लाभार्थी को पूरी प्रक्रिया और उस अनुदान राशि के बारे में सूचित किया जाएगा जिसे RTS प्लांट की स्थापना के लिए प्राप्त किया जा सकता है। आम जनता को सलाह दी जाती है कि वो वेबसाइटों, सोशल मीडिया पर प्रकाशित होने वाली किसी भी ऐसी भ्रामक झूठी सूचना पर विश्वास न करें जो विशेष रूप से रूफटॉप सोलर प्लांट की स्थापना के लिए भारत सरकार से अनुदान राशि प्राप्त करने के लिए पंजीकरण शुल्क या अन्य किसी भुगतान के लिए कहती हो। इस संबंध में प्रामाणिक जानकारी मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट www.mnre.gov.in या स्पिन पोर्टल www.solarrooftop.gov.in पर उपलब्ध कराई जाएगी। सेमीकंडक्टर और सेंसर के क्षेत्र में व्यवसायीकरण के चरण में नई प्रौद्योगिकी वाली भारतीय कंपनियों के पास अब व्यवसायीकरण के लिए ऋण, इक्विटी और अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्राप्त करने का अवसर है। इस संबंध में स्वदेशी प्रौद्योगिकी वाली भारतीय कंपनियों से प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन करने वाली कंपनियां भारतीय कंपनी अधिनियम 1956-2013 के अनुसार या DPIIT से मान्यता प्रमाण पत्र प्राप्त स्टार्टअप होनी चाहिए। सरकार की इस पहल से पूंजी सहायता और तकनीकी सहयोग की सुविधा के जरिए सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा। प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 26 मार्च 2022 से। 2 फरवरी को पूरे विश्व में वर्ल्ड वेटलैंड डे का आयोजन किया गया। भारत में वर्तमान में 46 आर्द्रभूमि हैं जो रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत सूचित हैं। आइए आज हम लेकर चलते हैं राजस्थान के सांभर में, जिसे अपनी जैव विविधता के लिए वर्ष 1990 में ही रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत सूचित किया जा चुका है। आर्द्रभूमि वेटलैंड्स प्रकृति के वो भूभाग हैं जो ज़्यादातर समय पर स्थायी रूप से या फिर अस्थायी रूप से जल से संतृप्त रहते हैं या जल में डूबे रहते हैं। ये कई प्रकार के प्राकृतिक चक्रों को अपना सपोर्ट प्रदान करते हैं और जलीय जैव विविधता को महत्वपूर्ण रूप से समृद्ध बनाने में अपनी भूमिका निभाते हैं। आर्द्रभूमों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1971 में रामसर कन्वेंशन का गठन किया गया, जिनमें से 2 राजस्थान में हैं, सांभर झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं सांभर झील के पास। सांभर झील अपनी जैव विविधता के लिए पूरे विश्व में फेमस है। सांभर झील जयपुर से 80 किलोमीटर दूर स्थित है और लगभग 230 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है। यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। 4 मौसमी नदियाँ रूपनगढ़, मेधा, खारी,
खंडेला इसमें आकर मिलती हैं। राजस्थान में स्थित यह झील जयपुर, नागौर और अजमेर 3 जिलों की सीमाओं को छूती है। सर्दियों में यहाँ 40 से भी ज्यादा प्रजातियों के प्रवासी पक्षी देखे जाते हैं, जिनमें बड़ी संख्या में फ्लेमिंगोज, नॉर्दर्न शॉलिवर, कैंटीज फ्लोवर, रिवरटर्न, लिटिल रिंग्ड फ्लोवर, ब्लैक विंग्ड स्टिल्ट शामिल हैं। सांभर अपने आप में हिंदुस्तान में एक अजीब खूबसूरत जगह है जो दुनिया भर से यहाँ पे लोग देखने के लिए आते हैं। लोगों को पता नहीं था कि ये जगह सांभर नमक बनाने के लिए तो मशहूर है ही, परंतु जो यहाँ पे जो बर्ड्स का कलेक्शन होता है वो एक अजीब चीज़ है। इस वेटलैंड में, इस वेटलैंड को रामसर कन्वेंशन में बहुत पहले हिंदुस्तान में सिर्फ 5 ऐसी जगह थी जो कि इतनी खूबसूरत और इसकी इम्पोर्टेंस थी। उनमें से 2 तो सिर्फ राजस्थान में थी, एक भरतपुर बर्ड सेंचुरी और एक ये साल्ट लेक, सांभर साल्ट लेक सेंचुरी। तो यहाँ पर जो फ्लेमिंगोज आते हैं। और आइए आपको सीधे उत्तर प्रदेश लिए चलते हैं, जहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। धन्यवाद अंकित चंदेल जी, कामेश्वर जी, हमारी आईटी की टीम के। इस अवसर पर मैं आग्रह करूंगा उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के कि जो हमने वादे किए थे उन पर सब हमने काम किया है, और इस पर अपने आज प्रेस के बंधुओं के सामने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि अपने विचार रखने का कष्ट करें। माननीय मुख्यमंत्री जी। मित्रों, मैं आज के सबसे
प्रेस वार्ता में आप सबका अभिनंदन करता हूं। आज हमारी टीम के हमारे वरिष्ठतम और महत्वपूर्ण सदस्य उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी अपना नामांकन कर रहे हैं। उनके प्रति मैंने सुबह ही अपनी शुभेच्छा व्यक्त की है। मैं अपनी टीम की ओर से यहाँ पर मेरे साथ डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, केंद्रीय खेलकूद और सूचना प्रसारण मंत्रालय के मंत्री और प्रदेश के सह प्रभारी श्री अनुराग ठाकुर जी, केंद्रीय मंत्री और मोहनलालगंज लखनऊ के लोकप्रिय सांसद श्री कौशल किशोर जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री और मुख्यालय के प्रभारी श्री गोविंद नारायण शुक्ल जी, अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष और सुप्रसिद्ध दलित चिंतक श्री लालजी प्रसाद निर्मल जी समेत अपनी पूरी टीम के साथ मैं आपका अभिनंदन करता हूं। मित्रों, 5 वर्ष का कार्यकाल जब हमारी सरकार अपना पूरा कर रही है तो स्वाभाविक रूप से 5 वर्ष पहले जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव प्रारंभ हो रहे थे, उस समय उत्तर प्रदेश की जनता के सामने भारतीय जनता पार्टी ने कुछ संकल्प लिए थे। उन संकल्पों की दिशा में पिछले 5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार ने क्या कुछ किया है, उसकी रिपोर्ट देना भी ये मेरा परम दायित्व है। और अपने उसी परम दायित्व का निर्वहन करने के लिए आज हम सब यहाँ पर मैं अपनी टीम के साथ आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। 5 वर्ष के कार्यकाल की इस अवधि के दौरान 3 वर्ष की एक यात्रा हमारी वह है जिसमें निर्विघ्न रूप से प्रदेश सरकार ने प्रदेश की छवि को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाया। लेकिन अगले 2 वर्ष वैश्विक महामारी कोरोना एक चुनौती बनकर के न केवल हमारे सामने बल्कि पूरी दुनिया की मानवता के सामने जीवन और जीविका दोनों के लिए चुनौती बनकर के सामने आई थी। ये हम सबका सौभाग्य है कि इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में भारत का कोविड प्रबंधन दुनिया के लिए एक नजीर बना, जिसमें जीवन और जीविका दोनों को बचाने के बेहतरीन अनुभव भी थे। और जो व्यावहारिक कार्य योजना भारत ने लागू की, उसके परिणाम को भी दुनिया ने सराहा है। केंद्र सरकार ने समय समय पर जो गाइडलाइन जारी की, प्रधानमंत्री जी व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक राज्यों के साथ संवाद भी रखते थे
और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी उन्होंने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ, उपराज्यपालों के साथ लगातार संवाद बनाए रखा। आज इसी का परिणाम है कि देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य उत्तर प्रदेश कोविड प्रबंधन में देश के लिए सबसे बेहतरीन परिणाम देने में भी सफल रहा। जब मैं आप सबके बीच में यहां पर आज अपनी बात को रख रहा हूं, तब मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश की 18 वर्ष से उम्र के हर व्यक्ति को, जो एलिजिबल था, उस हर एक व्यक्ति ने कोविड वैक्सीन की पहली डोज ले ली है। यानी 100% आच्छादित करने वाला देश की सबसे बड़ी आबादी का यह राज्य है। डबल डोज लेने वाले 70% से अधिक लोगों ने डबल डोज ले ली है। अगर मैं प्रिकॉशन डोज की बात करूं, जो 60 साल से ऊपर के किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित व्यक्ति या हेल्थ वर्कर्स की बात है, तो वह 15,38,992 लोगों ने भी प्रिकॉशन डोज भी ले ली है। और 15 to 17 जो 15 प्लस से जुड़ी 15 से 17 वर्ष के जो यूथ हैं, इसमें भी 1,67,281 यूथ ने फर्स्ट डोज ले ली है। कुल मिलाकर के 26,48,06,934 वैक्सीन की डोजेज अब तक उत्तर प्रदेश के अंदर दी जा चुकी है। प्रथम वेव को सफलतापूर्वक नियंत्रित करने के बाद बहुत सारी चुनौतियां हमारे सामने आई थी। हमारे यहाँ के युवा, हमारे यहाँ के छात्र जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए कोटा राजस्थान में गए थे, लॉकडाउन के दौरान उन्हें सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने का कार्य रहा हो, या प्रयागराज में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने की कार्रवाई, यह सरकार ने पूरी प्रतिबद्धता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन किया और उस कार्य को उस समय निभाया ही। उत्तर प्रदेश के 40 लाख प्रवासी कामगार और श्रमिक जो अन्य राज्यों में रोजी रोटी के लिए गए थे, जब उनके सामने संकट आया तो उन्हें सफलतापूर्वक उनके घरों तक पहुंचाने की व्यवस्था, उनके लिए खाद्यान्न की व्यवस्था, कम्युनिटी किचन के माध्यम से हर राह चलते हुए राहगीर, भरण पोषण के माध्यम से प्रदेश के अंदर के उस समय हर एक श्रमिक के और हर एक परिवार के साथ राज्य सरकार ने जहां पहली वेव के दौरान सफलतापूर्वक कुछ मॉडल स्थापित किए थे, तो सेकेंड वेव के दौरान ऑक्सीजन की क्राइसिस के फलस्वरूप प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश ने 551 से अधिक ऑक्सीजन प्लांट भी स्थापित किए। आज उत्तर प्रदेश का हर जनपद ऑक्सीजन आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त कर चुका है। सेकेंड वेव को भी तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे। संवाददाताओं से वो बातचीत कर रहे हैं। पिछले 5 साल में यूपी सरकार के कामकाज का ब्यौरा योगी आदित्यनाथ दे रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि कोरोना महामारी का जो दौर है, उस दौर में कितना सफल हुआ है उत्तर प्रदेश अपने लोगों को बचाने में और कोविड के प्रबंधन में, चाहे वो लोगों को टीका लगाने की बात हो या उसके अलावा लोगों के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था करने की बात हो, अस्पतालों की व्यवस्था करने की बात हो, या उन
प्रवासी लोगों को जो उत्तर प्रदेश से बाहर रहते थे, लेकिन कोविड पिछला आपको याद होगा कि लॉकडाउन के दौरान किस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो विभिन्न राज्यों में प्रवासी उत्तर प्रदेश के रहने वाले लोग रहते थे उनको किस तरह से वो अपने घरों पर वापस लेके आए, ये सभी ब्यौरा वो इस वक्त संवाददाताओं के सामने रख रहे हैं। साथ ही साथ 5 साल में क्या कुछ काम राज्य सरकार की ओर से योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में किए गए हैं उनको भी वो संवाददाताओं के सामने रख रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं, ब्रेक के उस पार फिर हम इस बुलेटिन को यहाँ पर समाप्त करते हैं। इस बुलेटिन के बाद फिर हम खबरों के सिलसिले को दोबारा शुरू करेंगे।